आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि बेटा ये रिवीजन क्लास में थोड़ा फास्ट लेकर के चलेंगे हम, ठीक है। और ये जो टॉपिक हमारा है वो है आपकी एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज नोन एज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, हल्की सी मेहनत ज्यादा है इसमें चीजों को समझने में क्या चीजों को याद करने में, बट फाइनली 2-4 बार आप जब इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे इसमें पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़े हैं, तो उनके लिए आसान हो गया है, ठीक है। प्रियांशु ने भी काफी मेहनत की इस पे, तो उसके लिए भी चैप्टर आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चूंकि वर्ड है बायोलॉजिकल और प्लस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, यहाँ पर हम जो है पूरे एनिमल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, पूरे एनिमल वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इतने ज्यादा एनिमल्स हैं, इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं आपके प्लांट के केस में, एनिमल्स के केस में, फंजाई के केस में, आप बैक्टीरिया के केस में, आपकी बैक्टीरिया के केस में, ये सब आपको बाद में पता चला, लेकिन शुरुआत में ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं है। हमेशा से जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तब से जो है हम लोगों ने क्या किया कि चीजों को कैटेगराइज करने की कोशिश की, ताकि चीजों को आइडेंटिफाई करने में, ताकि चीजों को उनके अलग अलग हायरार्की मेंटेन करने में हमें जो है मदद मिल सके, तब कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब जैसे हमने घोड़े पालना शुरू किए, हमने गधे पालना शुरू किया, हमने खच्चर बनाया, हमने जो है शेर नहीं पाला, हमने चीता नहीं पाला, ठीक है ना। हमें बाद में पता चला कि भाई ये जानवर हिंसक होता है, शेर हिंसक जानवर है, चीता हिंसक, ठीक है। हल जोतने के लिए हमने बैल का इस्तेमाल किया, हमने जिराफ का इस्तेमाल नहीं किया, हमने गेंडे का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। पता ये चला कि ये दो जो जानवर हैं, ये जंगल में रहने वाले जानवर हैं, इनको पालना थोड़ा सा मुश्किल है और इनके ऊपर हमारा कमांड चलाना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये सब चीजें कैसे पता चली बाद में, कोई ना कोई किसी न किसी ने इस्तेमाल किया होगा और बाद में उसको उसने अपनी किताब के थ्रू या उसने अपने किसी जो है पूर्वज दर पूर्वज, पीढ़ी दर पीढ़ी वो इंफॉर्मेशन हम तक चली आई। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। कहते हैं कि जरूरत जो है किसी भी चीज की जो है वो माँ होती है बनाने की, इजाद की माँ या एक्सपेरिमेंट जो है किसकी जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी का मतलब क्या होता है? पैदा करने वाली, ठीक है। हाँ माता, जननी मतलब माता। तो भाई आज आपको जिस चीज की जरूरत है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप क्या करते हो? जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हो। क्या करते हो? आप जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हो। तो जो जुगाड़ लगाते हो आप, वो क्या है? वो आविष्कार है, ठीक है। जरूरत से ही आपको सारी चीजें मिली। अब कभी भी आप जो है, आप कभी भी जानवरों में अगर कैटेगराइज करेंगे तो घोड़े के साथ आप गधे को कभी नहीं रखेंगे, या घोड़े के साथ आप जो है किसी बकरी को या बकरे को, इन सब जानवरों को कभी आप रखेंगे। सबका अपना ऐसे कैटेगरी है, ठीक है। इंसान के साथ इंसान को रखेंगे, इंसान के साथ बंदर को नहीं रख रहे हैं, किनारे रख रहे हैं उनको, थोड़ा सा उनका कैटेगरी अलग है, उनका क्लासिफिकेशन अलग है। तो इन्हीं क्लासिफिकेशन को जो है जब हम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये क्या है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लेकर के चलेंगे, इतनी हमारी एनसीईआरटी कह रही है, मोटी एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ देखेंगे क्या चीजें हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताते हैं। तो साइंटिस्ट को हम बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या नाम बोलते हैं बेटा? एरिस्टोटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के बारे में थोड़ा सा ये बता दें कि अरस्तु जो है देखने में बड़े क्रूर से थे, भद्दे से थे, गंदे से थे, ऐसा लिखा हुआ है लिटरेचर में। बट उनके विचार जो थे बहुत ही महान विचार थे, बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे।
इनसे जो है उस वक्त की जो राजा और जो मंत्री वगैरह थे बड़े खौफ खाते थे, डरते थे। लेकिन जो युवा वर्ग था इनसे बड़ा ही प्रोत्साहित था, बड़ा ही जो है इनसे जो है प्रभावित रहता था। तो लोगों को ये लगा कि जो राजा थे उसको ये लगा कि भाई ये तो हमारे समाज के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, हमारी जनता को बहका देगा, तो जनता हमारा कहना नहीं मानेगी, तो ऐसा है इसको जेल में बंद कर दिया। उसके ऊपर देशद्रोह का जो है मुकदमा चला और उसको जो है जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं अरस्तु के एक शागिर्द थे प्लूटो। कौन थे? प्लूटो। तो प्लूटो ने जो है रातों रात जो है ये जैसे जेल का वो होता है ना, वो होता है, जेलर होता है और सिपाही होते हैं, जितने सिपाही वगैरह सबसे सेटिंग कर ली बहुत कायदे से कि भाई ऐसा है कि रातों रात जो है हम अरस्तु को यहाँ से निकाल देंगे और वो शहर के बाहर चले जाएंगे और इनको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा क्या, बच जाएंगे वो। तो जब ये बात प्लूटो ने अरस्तु से कही तो अरस्तु ने कहा कि देखो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया, मैं तो जिंदा रहूंगा, लेकिन मेरे थॉट्स, मेरे विचार जो है पूरी तरीके से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मेरे मरने के बाद मेरी इस दुनिया में मुझे कोई जानने वाला नहीं होगा। और अगर मैं इसी जेल में अगर मृत्युदंड पाता हूँ, मैं मरता हूँ, तो मेरे विचार हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। तो मैं शरीर की मृत्यु को जो है प्रायोरिटी दूंगा एज कंपेयर टू विचारों की मृत्यु के, तो मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। तो ये अरस्तु वो थे। तो अरस्तु जो थे वो सिर्फ बायोलॉजी में ही काम नहीं किए, उनकी बहुत सारी थेसिस हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोग इनके ऊपर फिलोसफी पे, इनकी फिलोसफी पर, इनकी बातों पर लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो अरस्तु ही पहले दार्शनिक थे जिन्होंने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया एनिमल के केस में, और प्लांट्स को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनकी मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व किया, उनकी हाइट को ऑब्जर्व किया, और उन प्लांट्स को भी तीन कैटेगरी में बांटा। उन्होंने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में क्या क्या बांटा था, कहा कि प्लांट हर्ब्स होते हैं, प्लांट श्रब हो सकते हैं, और प्लांट जो है ट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांटा। तीन कैटेगरी हमारी कौन कौन सी थी? वो तीन कैटेगरी थी आपकी हर्ब्स। हम जानते हैं हर्ब्स की साइज कैसी होती है बेटा, छोटी होती है हर्ब्स, श्रब्स और आपके ट्री। ठीक है, इन्होंने तीन कैटेगरी में प्लांट्स को बांटा था। बाद इसके उन्होंने एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में बांटा। हालांकि ये अभी तक आपका क्या था बेटा, इनएडिक्वेट है, ये पूरी तरीके से सिद्ध नहीं था कि एनिमल्स को हम दो कैटेगरी में बांटे और प्लांट्स को हम तीन कैटेगरी में बांटे। मतलब जो आज के दौर में आप लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, उसको हमने अकॉर्डिंग टू अरस्तु को तो पता भी नहीं था कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप था ही नहीं, है ना। तो उन्होंने क्या बताया, एनिमल्स में दो कैटेगरी होती है। एक एनिमल्स का जो ब्लड होता है वो रेड ब्लड होता है। ठीक है, एनिमल्स विद रेड ब्लड। अगर कोई बुक लिखती है विद आरबीसीज तो वो गलत है, क्योंकि अरस्तु को क्या ही पता आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज क्या होती है। आज की बात नहीं है ये आज से जो है हजारों साल पहले की बात है। ठीक है, उस वक्त हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था। ठीक है, उस वक्त हमारे अरस्तु साहब ने क्या कहा कि एक एनिमल ऐसा है जिसके पास लाल खून है, एक एनिमल ऐसा है जिसके पास लाल खून नहीं है। बस उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। ये बाद में हमने अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया, एनिमल विथ आरबीसीज, एनिमल विदाउट आरबीसीज। उनको क्या ही पता। अगर हम अरस्तु के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो अरस्तु को नहीं मालूम ना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो अरस्तु ने क्या कहा कि एनिमल्स जो होते हैं वो विद ब्लड होते हैं या विदाउट ब्लड होते हैं, विदाउट रेड ब्लड होते हैं। ठीक है, विदाउट रेड ब्लड होते हैं, ये कैटेगराइज उन्होंने किया था। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी, चलो लिख लो इसको।
तुम लोग बैक्टीरिया नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? पढ़ाया तो था बैक्टीरिया आपको, ये लोग नहीं? कौन था सब बैक्टीरिया के साथ? तुम थी, पलक भी नहीं थी। बैक्टीरिया शायद मैंने रिवाइज किया, नहीं किया रिवाइज। चलो ठीक। अब सोचो, इसके बाद आपके दूसरे साइंस लिख लिया, इसको जल्दी करो। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था कैरलोस लिन्नियस, है ना? अच्छे आदमी थे। बढ़िया आदमी थे, ठीक है, सज्जन व्यक्ति थे। लिनियस के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। ये जो हमारे लिनियस साहब थे, इन द ईयर ऑफ 1758, वक्त देख रहे हो कौन सा है? 1758, ठीक है। 1800 के बाद 1900 के बाद 2000, 100 साल, 200 साल, 250 साल हो गया लगभग, है ना? 250 साल हो गया। 250 साल से पहले इन्होंने, कैरलोस लिनियस ने, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि यहाँ पर 2 किंगडम होगा, देयर विल बी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम होते हैं। और वो जो 2 किंगडम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू कैरलोस लिनियस, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने क्या बताया बेटा? प्लांटी होता है और एनिमेलिया होता है। ये 2 क्लासिफिकेशन उन्होंने किया। अब क्लासिफिकेशन में सब कुछ बता दिया, बट ये क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से सही नहीं है, हम भी जानते हैं, क्योंकि आज आपके बच्चे को पता है, अगर क्लास 6 के बच्चे को बताओगे तो किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, अगर उसको लिनियस के बारे में नहीं पता तो क्या गलत बता रहे हो आप, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो प्रोकैरियोट हैं, कुछ यूकैरियोट हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा प्लांटी और एनिमेलिया, तो प्लांटी भी हमारा यूकैरियोट है और हमारा एनिमेलिया भी यूकैरियोट है, तो कहीं पे भी प्रोकैरियोट की जगह पे मिली ही नहीं, है ना? अब जैसे बैक्टीरिया हमारा यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ भी हमारा यूनिसेलुलर है, लेकिन एक यूकैरियोट और एक क्या प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पर सबको एक साथ रखा गया है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स, ये आपकी प्लांटी में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, जनरली बात करेंगे तो प्लांट्स में रखने की कैटेगरी क्या होता है? सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से, और तो और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे जो नहीं करते हैं, तो सबको एक ही जगह पर रखा गया। तो ये बताइए क्या कैटेगरी यहाँ पर डिसाइड की जा रही है? सब एक हौच पौच है, ठीक है। देखो क्या है कि जो क्लासिफिकेशन की जो बेसिस है वो ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब जैसे आप बाथरूम में जाते हो नहाने के लिए, और वहां का शैम्पू उठा करके किचन में रख दिया जाए, सिंपल सी बात है, शैम्पू किचन में रख दिया जाए और साबुन जो है बाथरूम के बाहर रख दिया जाए, आप नहाने तो चले गए बट आपको वो जरूरत की चीजें आपको वहां पर नहीं मिली। तो हर एक चीज को एक सिस्टमेटिक वे में रखा जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमको बहुत प्रॉब्लम होती है ना। मान लीजिए कि अभी सर्दियां खत्म हो रही हैं और आपने अपने सारे कपड़े उठा करके ऐसी जगह पर रख दिए हैं जो कि डेली यूज के हैं, या फिर ऐसी जगह पर रख दिए हैं जहाँ पर सबसे खराब कपड़े रखे हो जाते हैं, मतलब जितने भी वेस्टेज कपड़े हैं आपके वहां पर रख दिए। तो आप क्या करोगे? अभी ठंडियां खत्म होगी तो आप अपने कपड़े को अच्छे से ड्राई क्लीन करवा करके ऐसी जगह पर रखोगे जहां पर आपको दोबारा लेने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही ठंडी आएगी आप फिर से वहां से सारा कपड़ा निकाल लोगे। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सारी चीजें
ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में हमने पानी लाओ सिस्टमेटिक वे में हमारी रखी है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया गया उनको भी सिस्टमेटिक में रखा गया, सिस्टम से रखा गया। पता ये चला कि भाई हमें इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हाँ ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर। हमें पता चल गया कि हाँ ये यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर तो हम लोग पक्का जान गए ना कि या तो ये मोनेरा का होगा या तो प्रोटिस्टा का होगा। ठीक है, समझ गए हम, या मोनेरा का होगा या प्रोटिस्टा का होगा। फिर हमने कहा अच्छा इसमें देखो इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो हमने देखा हाँ इसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हमने कहा नहीं ये प्रोटिस्टा का तो नहीं होगा, मोनेरा का होगा। बहुत आसानी से हम पहुंच गए वहां तक, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, इस वाली कैटेगरी से और इस वाली कैटेगरी से हम इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बेटा इनएडिक्वेट, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं था, ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन से जो आपके सवाल बनते हैं वो ये बनते हैं, ये किन किन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो पहला पॉइंट होता है इट डजंट डिस्टिंग्विश, इट डजंट डिस्टिंग्विश between eukaryote and prokaryote, between prokaryote and eukaryote, prokaryote and eukaryote, unicellular and multicellular, unicellular and multicellular। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में इसका डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब ये किंगडम क्लासिफिकेशन से इन चीजों के बारे में हमें नहीं पता चल सकता, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में पता कर पाना मुश्किल है। अब अगला जो क्लासिफिकेशन हुआ, सोचो 1758 में आपके कैरोलस लिनियस ने ये बातें कही। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक अंकल आए, उनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, अंस हैकेल। ठीक है, अंस हैकेल ने क्या कहा, देखो इधर देखिए किस तरीके से सिस्टमेटिक्स में और क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है भाई, वो हो रहा है मॉडिफिकेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, हम क्या सकते हैं। पहले एनिमल्स को उन्होंने डिसाइड किया, हाउस को, प्लांट्स को डिसाइड किया हाउस में, श्रब्स में और ट्रीज में, रेड ब्लड एनिमल्स और विदाउट रेड ब्लड एनिमल्स। ठीक है, डिसाइड किया, फिर उसके बाद उसी बेसिस पर काम हो रहा है ना। अचानक से आपने तरक्की नहीं की, आपका जो शुरुआत का एफर्ट था वो बहुत ज्यादा था, रिजल्ट आपका आया कम। अब 18 घंटे पढ़े थ्योरी, लेकिन क्वेश्चन लगाने बैठे तो पता चला 3 घंटे में आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसमें हमें डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अर्नेस्ट हैकेल और कैरोलस लिनियस और अरस्तू का नाम आ सकता है तो आपका भी नाम आ सकता है, क्योंकि यू आर मच स्मार्टर देन अदर।
ठीक है, तो ये जब हम 19th सेंचुरी में आए, जब हम 19th सेंचुरी में आए, अभी इस वक्त हम कौन सी सेंचुरी में हैं? 21st सेंचुरी में ना। तो 19th सेंचुरी जो आया तो वो हमारा 1800 था, 1800 से 1900 की सेंचुरी चली, फिर हमने देखा 1900 से 2000 की सेंचुरी चली। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 2000 के ऊपर। ठीक है, 2000 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा साइंस है, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है शुरू के ये सन 1990 के बाद, सन 90 के बाद जितनी तेजी से इसने हमारे वर्ल्ड ने तरक्की की, वो पिछले हजारों साल में भी उतनी तरक्की नहीं हो पाई। 1990 के बाद की बात कर रहे हैं हम, चांद पर भी गए, हम मंगल पे भी गए, लोग मंगल पे गए, स्पेस स्टेशन बन रहा है। ठीक है, इलॉन मस्क क्या बना रहा है, स्पेसएक्स को जो है पूरा जो है पूरा स्पेस को घुमाने की पूरी तैयारी कर रहा है अकेला आदमी। तो ये पिछले 15-20 सालों में जो हम लोगों ने तरक्की की है, कायदे से देखा जाए तो ये तरक्की हमारी पिछले हजारों साल कहीं ज्यादा जो है हमारा डेवलपमेंट है यहाँ। ठीक है ना। तो उससे पहले जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को बेस बना करके किया गया था। आज हमारे यहाँ सर्जरी का चलन इतना ज्यादा है, लेकिन आज से कई हजार साल पहले जब एलोपैथ जैसे मेडिसिन का नामो निशान भी नहीं था, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही पैथी चलती थी। ठीक है, आयुर्वेदा चलती थी और उधर ग्रीक वगैरह में यूनानी पैथी चलती थी, यूनान। ठीक है, यूनानी पैथी। तो हमारे यहाँ सुश्रुता हुए, हमारे यहाँ चरक हुए। ठीक है, सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जाकर के गूगल पे सर्च कर लीजिए। और सुश्रुता कब हमारे देश में थे? आज से कई हजार साल पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने ब्रेन की ओपन सर्जरी की, उन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया विदाउट एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पूरे सर्जरी की बात कर रहे हैं बेटा, फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता। ठीक है, नेट नहीं चल रहा तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए चल रहा है ना, देखिए देखिए बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ। फादर ऑफ सर्जरी ड्यूरिंग द 6th century BC, physician named Sushruta, widely regarded in India as the father of surgery, wrote one of the world's earliest work on the medicine and surgery. ठीक है, इन्होंने कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया था, यहाँ पर दिख रहा है कैटरेक्ट का ऑपरेशन ये करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मोतियाबिंद कैसे किया था वो तो उन्होंने पूछा, या इनकी जो बुक लिखी हुई है, इनकी जो बुक है उसमें पढ़ना पड़ेगा उन्होंने किस तरीके से, किस प्रोसीजर से किया था, क्योंकि लिखा होगा उन्होंने। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो अपनी चीजें लिख करके रखते हैं। जैसे लियोनार्डो डा विंची ने अपनी जितनी भी काम किए उन्होंने, वो सारा काम रिटन में आज भी मौजूद है। ठीक है, अमेरिकन लोगों को क्या कहते हैं मॉडर्न में? फिलिप सिंह फिजिक, अमेरिकन सर्जन, worked in the Philadelphia and invented a number of surgical methods and instruments. He has been called the father of modern surgery. मॉडर्न सर्जरी का है, लेकिन भारत का नाम यहाँ से है, सुश्रुता। भारत का नाम आर्यभट्ट से है, भारत का नाम चरक से है। ठीक है, आपको यकीन होगा कि आज जो चीजें हम लोग MRI और ये सब करके पता करते हैं, पहले के लोग सिर्फ आपको ऑब्जर्व करके सारी चीजें बता देते थे कि इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है ना। खैर, हम लोग बात कर रहे थे अर्नेस्ट हैकेल की। हाँ, बोन टूटी हुई ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? कुछ भी बात करती हो डॉक्टर सलोनी आप। एक डॉक्टर होकर किस तरीके की बातें आपसे? शोभन जी, यू आर अ डॉक्टर।
कैसी बात है। अर्नेस्ट हेकल ने दिया था बेटा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, 3 किंगडम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। एक एक पॉइंट याद किए रहना, भूलना नहीं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनका जो नया किंगडम था वो था प्रोटिस्टा। क्या था वो? प्रोटिस्टा। ठीक है, इनका जो नया किंगडम था वो था आपका किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इन्होंने इंक्लूड किया था। बाकी के 2 आपको पहले से ही पता है, आपका प्लांटे और आपका एनिमेलिया। प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो सवाल क्या पूछेगा कि हु इंक्लूडेड द प्रोटिस्टा इन द सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन? अंश हेकल ने किया था। ठीक है, हु प्रपोज द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन? एरिस्टोटल ने किया है ना। ये बात आपको याद रखनी। बट प्रॉब्लम इनके साथ यही थी कि इन्होंने सारे यूनिसेलुलर को एक साथ रख दिया था प्रोटिस्टा में। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एरिस्टोटल हमने कहा। हाँ, तो वो 2 किंगडम लीनियस नहीं किया है, 2 किंगडम लीनियस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड तो कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोटिस्टा को, बट इन्होंने कहा कि सारे यूनिसेलुलर यहीं पर आएंगे। लेकिन यूनिसेलुलर में प्रोकैरियोट भी होते हैं, यूकैरियोट भी होते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया था प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट। ठीक है, फिर ये जो अंश हेकल ने ये बात कही थी, वो बात कही थी सन 1880 में। एनसीईआरटी में है, देख लो, अगर होगा तो याद करना। 1880। आप देखिए, इधर एक है ईयर 1758। कितना ईयर है? 1758, 1758। और अब हम कहाँ पर हैं? 1880 में। 1880 में। अब आप सोचो, लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए टाइम गुजरे हुए। अभी तक 100 साल तक जितनी आबादी पैदा हुई और मर गई, वो सब 2 किंगडम में ही खुश थी। वो सब किसमें खुश थी बेटा? 2 किंगडम में ही खुश थी। लेकिन उसके बाद अंश हेकल आए, 1880 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने और कहा कि भाई एक अलग हम जो है किंगडम इंक्लूड करेंगे। तुम हो गधे, तुम गधे, पूछो क्यों? पूछो क्यों? अभी हम पढ़ा ही रहे हैं और घर से तुम पढ़ के आए नहीं हो और हमको परेशान कर रहे हो। पीरियोडिक टेबल जब बनी, मेंडलीफ ने बनाई थी ना, उसमें खाली जगह छोड़ दिया था कि फ्यूचर में खोजा जाएगा और कुछ नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही है। ठीक है बेटा, जितना यूनिवर्स में और जितना अपने यहाँ पर है ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, अभी हम उनके बारे में जो है पूरी तरीके से जानकारी मिली ही नहीं है। इसीलिए हम रिसर्च करते हैं, सर्च नहीं करते। रिसर्च है, जो हमारे पास मौजूद है उसी के कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं, उन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज के ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। खैर, किंगडम प्रोटिस्टा के बाद 1880, बता 100 साल से ज्यादा टाइम गुजर गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए माइक्रोस्कोप वगैरह का फॉर्मेशन हो गया था। बट इन द ईयर ऑफ 1938, इस ईयर को याद रखना, 1938, एक साइंटिस्ट हुए हर्बर्ट एफ कोपलैंड। डायरेक्टली एच.एफ. कोपलैंड लिखता है, तो मैं यहाँ पर पूरा लिख दे रहा हूँ। साइंटिस्ट हुए हर्बर्ट एफ कोपलैंड। नाम बहुत अच्छा है इनका, हर्बर्ट एफ कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की। इसकी बात की 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की।
कोपलैंड ने क्या कहा कि 4 किंगडम होते हैं, और इनका जो नया वाला किंगडम था वो था आपका मोनेरा, वो मोनेरा था। बाकी सब पहले से मौजूद थे। मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया आपका, टांटी हो गई आपकी, और आपका हो गया एनिमेलिया। क्या हो गया बेटा? एनिमेलिया। तो यहाँ पे नया फाइलम कौन सा था, सॉरी नया किंगडम कौन सा था? मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोट थे, सारे प्रोकैरियोट को कहाँ रखा गया बेटा? आपके मोनेरा में रखा गया। तो मोनेरा के अंदर 2 ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, जल्दी बताइए? बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। स्पेशली हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया, और आपका क्या आता है बेटा? ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है। ये सब क्या, हाँ, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं मॉडर्न टाइम पर। इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोट। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोट, ठीक है। सवाल आपका समझ में आ गया कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया फाइलम इंक्लूड, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया किंगडम इंक्लूड किया गया था वो कौन सा था बेटा? मोनेरा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो नया किंगडम यूज किया गया था वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने। उसमें कौन कौन से जो किंगडम इंक्लूड थे? प्लांटी और एनिमेलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में नया किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा। किंगडम में मोनेरा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये बात थी। नहीं, मोनेरा के बारे में बताओ। उन्होंने अलग किया था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कैसे होते हैं, स्पेशली उनका जो काम था वो बैक्टीरिया वाले पर था। इसके बाद आप क्या आते हैं? सबसे मशहूर है ना, रॉबर्ट एच विटेकर। स्मार्ट से थे ये बहुत, नोट ही नहीं किया अभी तक तुमने? हाँ, रॉबर्ट एच विटेकर। देखो रॉबर्ट एच विटेकर, देखिए रॉबर्ट एच विटेकर ने इसलिए लगे रहना ताकि तुमसे बचे रहे। रॉबर्ट एच विटेकर ने क्या दिया था बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिए क्या है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में आपका पूरा पूरा मोनेरा, फिर यूकैरियोट में प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट। इन्होंने अलग किंगडम क्या डाला था इसमें? फंजाई डाला था। ये पूरी तरीके से सहमत थे कि भैया ऐसा है कि जो कोपलैंड कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, लेकिन इसमें कुछ हम और मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। जो जो बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो किसी को डायरेक्टली नकारते नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे तू गलत है, नहीं ऐसा नहीं बोलते कि हाँ आप ठीक हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। ये एक जीनियस लोगों की पहचान है, किसी को गलत नहीं है।
गलत कोई नहीं, सब अपनी जगह पर ठीक होते हैं। खैर, आर.एच. विटेकर को आपने देख लिया, स्मार्ट से आदमी यही है, ठीक है। हाँ, चलिए हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। प्लीज बात नहीं करिए आप लोग। क्या कहा आर.एच. विटेकर ने, चलिए हम देख लें। रॉबर्ट एच. विटेकर, ये ट्रेडिशनल जो है आपका क्लासिफिकेशन जो अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन आगे आपको पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कार्ल रूज किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि किंगडम के ऊपर भी एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है। अब उस डोमेन में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर 3 डोमेन होते हैं, बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया। 3 डोमेन उन्होंने बताया, और इसी 3 डोमेन में उन्होंने 6 किंगडम बता दिए। पहले हम बात कर लेते हैं विटेकर के बारे में। तो आर.एच. विटेकर ने बताया कि इन द ईयर ऑफ 1969, इन द ईयर ऑफ 1969, किस ईयर में? सन 1969 में, 1969 आर.एच. विटेकर ने बताया कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे जो बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। 2 कैटेगरी कौन कौन से? वो कैटेगरी आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो एक कैटेगरी आपका प्रोकैरियोट है और दूसरी कैटेगरी हमारी यूकैरियोट है। तो आप लोगों को तो अब तो जानकारी हो ही गई होगी, प्रो मतलब क्या होता है और यू मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है ट्रू और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियर, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, मतलब ये हुआ कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है वगैरह, तो वो जो है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, तो दैट इज अ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में बोलो यार, तो प्रोकैरियोट की नाम से आएगा, ई रखेंगे प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटा नहीं लिख रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या आएगा बेटा? मोनेरा। प्रोकैरियोट में क्या आएगा बेटा? मोनेरा। अब इस यूकैरियोट को उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें? यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर में, ठीक है। मैं ऊपर चलता हूँ लेकर के। उन्होंने डिसाइड किया इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेल्यूलर। देखिए, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब इसमें तो मोनेरा हो गया, इसमें बैक्टीरिया वगैरह सब इसमें आ ही जाएंगे। बट यूनिसेल्युलर की जब उन्होंने बात की तो यूनिसेल्युलर में एक ही यूकैरियोट होता है और वो होता है हमारा प्रोटिस्टा। कौन सा होता है बेटा? प्रोटिस्टा। उसके बाद मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को जब उन्होंने डिफाइन किया तो उन्होंने बताया कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे हैं वो कैटेगराइज होंगे किसमें? 2 में कैटेगराइज करेंगे हम उनको। एक तो ऐसा हो गया जिसके पास सेल वॉल पाया जाएगा, क्योंकि अब जो है माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी है। एक के पास क्या है? सेल वॉल है, और एक के पास सेल वॉल नहीं है। और ये बहुत ही अच्छे से क्लियर है कि जिसके पास सेल वॉल है वो किस में जाएगा बेटा? बताइए, वो प्लांटिंग में जाएगा या फंजाई में जाएगा, ठीक है। जिसके पास सेल वॉल नहीं, वो किस में जाएगा? एनिमेलिया में जाएगा। तो विदाउट सेल वॉल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन है भाई? वो है हमारे एनिमेलिया, वो है हमारे एनिमेलिया। और जो विद सेल वॉल वाले एनिमल्स हैं
वो दो कैटेगरी में बटेंगे। दो कैटेगरी कौन कौन से? एक तो ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोट्रॉपिक, और वो है जो अपना खाना किसी दूसरे के ऊपर से डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक होगा आपका फोटोट्रॉपिक होगा, या ऑटोट्रॉपिक कह सकते हैं। फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। जो फोटोट्रॉपिक होगा खाना अपना खुद ही बनाएगा, तो क्या कहेंगे, हम उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिक। एक है आपका फोटोट्रॉपिक और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है। अभी फोटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक में आपका कौन आ जाएगा बताइए? आपका आ जाएगा प्लांटी। और हेटेरोट्रॉपिक में कौन आ जाएगा भाई, बोलो? आपका फंजाई। क्योंकि सब में क्या होती है बेटा, सेल वॉल होती है। अब देखिए कौन कौन से फाइलम आपको वो किंगडम मिल गए। किंगडम मोडेनारा नंबर 1, किंगडम प्रोटिस्टा नंबर 2, फिर किंगडम आपका प्लांटी नंबर 3, किंगडम फंजाई नंबर 4 और किंगडम एनिमलिया नंबर 5. This is the 5 kingdom classification which was proposed by Robert H. Whittaker in the year of 1969. Okay? आए बाद में भी है। जल्दी लिख लो इसको। हो गया सबका? घंटे गुजर गया। 8 आदमी की बात करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो क्या हुआ तुमको, रखा रो रही है? जाओ 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 जाओ। हम करवा दें। अच्छा बस चुप रहो, हो गया। शोर नहीं। अब चलिए, यहाँ पर ये बात जो हमने की थी, इनका बेसिस क्या था? रॉबर्ट एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसका बेस क्या था? किस बेसिस पर इन्होंने ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए? तो 5 मेन क्राइटेरिया थे। देयर आर 5 मेन क्राइटेरिया। 5 मेन क्राइटेरिया, ये 5 मेन क्राइटेरिया थे क्या? ठीक है। नंबर 1, पहला क्राइटेरिया था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल है कि सेल वॉल नहीं है। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा क्राइटेरिया जो आया, वो दूसरा क्राइटेरिया था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है कि ऑर्गन। ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या था बेटा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए। दूसरा क्राइटेरिया हमारा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्राइटेरिया क्या था बेटा? तीसरा क्राइटेरिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, खाना किस तरीके से ले रहे हैं।
ऑटोट्रॉफिक है कि हेटरोट्रॉफिक है? हेटरोट्रॉफिक है तो किस टाइप के हेटरोट्रॉफिक है? पैरासिटिक तो नहीं है, सेप्रोफिटिक तो नहीं है, सेप्रोजोइक तो नहीं है, या ऐसे ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं? ऑस्मोट्रॉफिक कौन से थे भाई? अरुण, अंकुर, ऑस्मोट्रॉफिक तुम कौन, अरुण हो कि अंकुर हो? अरुण, हाँ। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें शो हो रहा था? तुम बताओ धनंजय, अतीक, तुम बताओ, तुम्हें नहीं पता, तुम बताओ ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? तुम बताओ पलक, तुम बताओ। हाँ हाँ, कौन है एनिमल वो? हाँ हाँ, क्या कौन सा एनिमल है वो जो ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है? पहले तो ये मैं बता दूं, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो अपने जनरल बॉडी स्ट्रक्चर से जो है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे तुम्हारा टीनियस सोडियम। सर अमीबा। हाँ, अमीबा नहीं है ना, अमीबा डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इंटेस्टिनल पैरासाइट है वो। हाँ, जितने भी इंटेस्टिनल पैरासाइट हैं वो करते हैं, ठीक है। लीच नहीं है यार, लीच तो डाइजेस्ट करेगा, खून को पिएगा उसके बाद डाइजेस्ट करेगा बॉडी के अंदर। तो तीसरा जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप लोगों को बेसिक पढ़ने की बहुत जरूरत है। चौथा जो था बेसिक क्राइटेरिया, चौथा क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया क्या था बेटा? रिप्रोडक्शन। और पांचवा क्राइटेरिया आपका था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक, पूरा टॉपिक है इसके 12 क्वेश्चन है। हाँ, ये पढ़ाएंगे अभी, डिटेल पढ़ाएंगे, क्या करेंगे शॉर्ट अभी। एक क्रम जो बनता है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप क्या रिलेशनशिप हमारा बनता है के साथ। हाँ, ठीक है। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उस यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये मेन इसका ब्रांच है, फिर यहाँ जाने के बाद इसकी 2 ब्रांचेज हो गई, फिर यहाँ से इसकी 2 अलग ब्रांचेज निकल गई, ठीक है। ये इसकी अलग ब्रांच निकल गई, ये अलग ब्रांच निकल रही है यहाँ। तो इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर इसका जो कैरेक्टर है, इसका बेसिक कैरेक्टर इससे मिलेगा, और इस टाइप का जो इवोल्यूशन होता है उसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। ओरिजिन क्या है, सेम है, और इनका जो फंक्शनल एरिया है वो क्या है, अलग अलग है। चलिए, ये तो हो गया भाई इनके। अब एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था भाई? कार्डवूड। कार्डवूड, इन्होंने बताया था 3 डोमेन सिस्टम, और इन्होंने बताया कि ये जो डोमेन होता है वो किंगडम से ऊपर होता है। ये किंगडम से क्या होता है बेटा? ऊपर होता है डोमेन आपका, ठीक है। ये किंगडम से ऊपर होता है। 3 डोमेन उन्होंने दिए थे। वो 3 डोमेन कौन कौन से थे बेटा? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरिया। आपका बैक्टीरिया, आपका आर्कीबैक्टीरिया, और आपका यूकैरिया, आपका यूकैरिया। बैक्टीरिया में जनरली हमारे कौन से एनिमल्स आते हैं बेटा, या सॉरी कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जनरली आपका यू बैक्टीरिया जो होता है, यू का मतलब आपका कौन सा बैक्टीरिया? ट्रू बैक्टीरिया। आपका यू बैक्टीरिया इसमें आएगा। आर्की बैक्टीरिया में आपका
या आर्की बैक्टीरिया लिखा है ना हमने, खाली आर्की होता है, नॉट बैक्टीरिया, यहाँ पर खाली आर्की आता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया आएगा उसको हम बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिमिटिव आर्की बैक्टीरिया। और यूकैरियोटा में क्या आएगा? यूकैरिया में क्या आएगा? प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यूकैरिया में चारों आ जाएंगे आपके। आपका आ गया प्रोटिस्टा, ठीक है, आपका प्रोटिस्टा, आपका फंजाई, आपका प्लांटी और आपका एनिमेलिया। ठीक है, ओके। इतनी चीजें आपकी आती हैं किसमें? कार्डबोर्ड में दिया था जो सिस्टम, और यहाँ पर कितने किंगडम हो गए। अच्छा, ये जितनी बातें हमने लिखी हैं ये सब किसमें आते हैं बेटा? ये सब आपके किंगडम में आते हैं। ये सब अभी किंगडम में आते हैं। तो टोटल किंगडम कितना हो गया? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, ये रिप्रेजेंट हो रहा है किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिर्फ किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, कल की डेट में हम लोग पूरा बैक्टीरिया मतलब मोनेरा, कल पूरा बैक्टीरिया में फिनिश है। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या करिए, बैक्टीरिया का पूरा टॉपिक थोड़ा एनसीईआरटी देना मुझे। कुछ नहीं, सब कल बताएं। और क्या ग्रामस्टेन में क्या है? देखिए बेटा, किंगडम मोनेरा को आपको पढ़ करके आना है। ठीक है, और ये देखिए आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले ये बात, ये जो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए इसका मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहीं पर। देखिए इधर, ये है आपको पढ़ना। देख बेटा, देंगे उसको, दे देंगे। देखिए ये टेबल है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का टेबल है जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। तो कैरेक्टर्स में क्या है कि सेल का टाइप दिया हुआ है। क्या दिया बेटा? सेल का टाइप दिया हुआ है। सेल के टाइप के साथ साथ क्या दिया हुआ है? ये 5 किंगडम दिए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो मैंने मोनेरा का जो सेल टाइप है वो कैसा है बेटा? प्रोकैरियोट है। प्रोटिस्टा का, फंजाई का, प्लांटी और एनिमेलिया का यूकैरियोटिक है। इसमें जो सेल वॉल है कैरेक्टर में, देखिए मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब सेलुलोज का नहीं बना हुआ है। इसका कंपोनेंट जो है वो है आपका पॉलीसेक्राइड। आपका क्या है? पॉलीसेक्राइड क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट और प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर के बना है। ठीक, उसके बाद फंजाई का जो है
इसमें सेल वॉल सॉरी प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होते हैं कुछ में प्रेजेंट होते हैं, सब में नहीं होते। फंजाई में प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है बेटा, काइटिन का बना होता है। काइटिनस सेल वॉल इसके अंदर होती है। और काइटिन कहाँ पाया जाता है, काइटिन आपके कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लांटिंग के अंदर जो सेल वॉल है हमारा किसका बना है बेटा, सेलुलोज का बना हुआ है। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, कि जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए वगैरह है, इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है, तो मोनेरा के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर इसके जो न्यूक्लियस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। उसके बाद प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या है, ये सिंगल। जो यूकैरियोट होगा वहां पर न्यूक्लियर में, जो प्रोकैरियोट होगा वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो यूकैरियोट होगा वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है हमेशा प्रेजेंट होगा। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। जो यूकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, मैंने बताया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेल्यूलर, प्रोटिस्टा सेल्यूलर, फंजाई मल्टी सेल्यूलर सेलुलोज टिश्यू में आते हैं, प्लांटी टिश्यू से ऑर्गन में आते हैं, एनिमेलिया टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। उसके बाद आपका आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे लेते हैं। मोनेरा में कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक किस लिहाज से, जो कीमोसिंथेटिक होंगे या फोटोसिंथेटिक होंगे या हेटरोट्रॉपिक होंगे। और जो हेटरोट्रॉपिक होंगे बेटा वो सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ में रहेंगे। सेप्रोफिटिक का मतलब जो सड़े गले चीजों के ऊपर अपने आप को फीड करवाते हैं, ठीक है। और पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, अपने होस्ट को जो है उसके ऊपर रिजाइड करता है, और वो होस्ट क्या होता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होता। ठीक है, नहीं आप कह दो कि सर सेप्रोफिटिक में भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और पैरासिटिक में भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो आपने दोनों को अलग अलग क्यों कहा, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक का। तो पैरासिटिक में जो पैरासाइट होता है उसके होस्ट के ऊपर वो रिजाइड करता है और होस्ट जो होता है वो लिविंग होता है। सेप्रोफिटिक में ऐसा नहीं है। जैसे डेट्राइटस और लिटर में फर्क होता है। डेट्राइटस का मतलब होता है कि जो कूड़ा कबाड़ा जो नेचुरल पैदा होता है, नेचुरली, ठीक है, जिसका डिकम्पोजिशन होता है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिरी, पेड़ से पत्तियां गिरी और वो पत्तियां सूखी हुई हैं, और उन पत्तियों को जो है डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया या दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पत्तियों के ऊपर फीड करते हैं उसको खा करके खत्म करते हैं, तो डेट्राइटस बनता है। लेकिन सड़क किनारे हम जा रहे हैं, पानी पिया, बॉटल फेंक दिया, गंदगी कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, लीटर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्क में लिखा होता है डोंट लीटर, गंदगी ना करें, गंदगी ना फैलाएं, तो वो हार्मफुल है। जो हमने गंदगी को हार्मफुल है, लेकिन जो नेचुरली जो है ये चीजें बनती हैं, पत्तियां गिरी हुई हैं, जंगल में आग लग गई तो वहां पर राख पड़ा हुआ है, तो वो लिटर नहीं, वो क्या डिट्राइटस है उसको बोलेंगे। तो क्या कहा हमने, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखिए, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और फंजाई में जनरली सब हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक वन। और प्लांटी में सभी के सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और एनिमेलिया में भी सब कैसे होते हैं बेटा, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होंगे या आपके सेप्रोफिटिक होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आर.एच. विटेकर 1969, देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, इस ईयर को आपको याद करना है, आपको भूलना नहीं है इसको बिल्कुल। प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब बातें हमने आपको बता दी। मोनेरा into 2 domains leaving the remaining eukaryota kingdom 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये सारी कहानी आपकी हो गई। अब हमारी जो कल की क्लास होगी वो किंगडम मोनेरा के ऊपर होगी। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो सब बना हुआ है ना स्ट्रक्चर वगैरह, सारे स्ट्रक्चर्स आपको एनसीईआरटी के बिहाफ पे याद होने चाहिए। आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में हम बताएंगे, हेटेरोसिस्ट क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीट क्या होता है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो बताएंगे। ठीक है, तो कल हम लोग पूरा मोनेरा पढ़ेंगे। ठीक, और ये जो है आपका ये
इसको हम आपको अभी भेज देंगे, इसको पढ़ लेना ये पूरा, ठीक है। चलिए। सर हाँ बेटा। सर वो बता दीजिए जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे ना कौन सा क्वेश्चन? सर, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पूछा था वो टीन या सोलियम का बताया था, और मैंने वही। ऑर्थोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बताया था। ऑर्थोट्रॉफिक का मतलब होता है जो सरफेस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, बॉडी सरफेस के, और बॉडी सरफेस के थ्रू हमारा जो टीन सोडियम होता है वो लेता है। पचाया खाना हिंदी में। सर अगले टेस्ट का सिलेबस क्या है? टेस्ट का सिलेबस, चलिए क्लासेस आपकी ओवर हो गई हैं, ठीक है।